एक सोसाइटी थी जहां हर दूसरे दिन पार्किंग को लेके झगड़े होते थे, त्योहारों के चंदे पर बवाल कटता था और फंड्स का कोई हिसाब नहीं था। निवासियों को लगता था कि आरडब्ल्यूए कुछ लोगों की जागीर बन गई है और ये सब सिर्फ एक छोटी सी वजह से हो रहा था। उनके नियमों की किताब यानी बायलॉज में बस कुछ जरूरी लाइनें गायब थीं। आज हम उन्हीं लाइनों और नियमों की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन या आरडब्ल्यूए के बायलॉज की। ये वो दस्तावेज है जो तय करता है कि आपकी सोसाइटी शांति का टापू बनेगी या महाभारत का मैदान। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये बायलॉज क्या है, क्यों जरूरी है और एक अच्छी आरडब्ल्यूए के लिए ये कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। ये किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का वो अदृश्य धागा है जो सबको एक साथ बांध कर रखता है। ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं जब तक कि कोई बड़ा विवाद ना खड़ा हो जाए, और तब तक मतलब बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं आरडब्ल्यूए बायलॉज, तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ कुछ नियम है या इससे ज्यादा कुछ और? इसे समझने का सबसे सरल तरीका है बायलॉज को किसी भी आरडब्ल्यूए का संविधान मानना। संविधान? हाँ, संविधान। जैसे कोई देश अपने संविधान के हिसाब से चलता है, जिसके बिना अराजकता फैल जाएगी, ठीक वैसे ही एक आरडब्ल्यूए अपने बायलॉज के आधार पर काम करती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये एक लिखित ढांचा है जो आरडब्ल्यूए के हर काम को, हर फैसले को और हर सदस्य के अधिकारों और कर्तव्यों को एक दिशा देता है। ये एक तरह का सामाजिक अनुबंध है जिस पर सभी सदस्य सहमत होते हैं। संविधान वाला उदाहरण इसे काफी स्पष्ट कर देता है। पर ईमानदारी से कहूं तो कई सोसाइटियों में ये बस एक धूल खाती हुई किताब होती है जिसे कोई पढ़ता नहीं। क्या सच में इनके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, कुछ समय के लिए शायद जुगाड़ से काम चल जाए, लेकिन लंबे समय तक टिकना नामुमकिन है। बिना बायलॉज के आरडब्ल्यूए में 3 बड़ी और गंभीर समस्याएं आती ही हैं। सबसे पहली है मनमानी। मनमानी कैसे? सोचिए, एक दिन कमेटी तय कर दे कि जिनके घर में पालतू जानवर है उन्हें 2000 रुपए महीने ज्यादा मेंटेनेंस देना होगा। अच्छा। बिना बायलॉज के आप किस आधार पर इसका विरोध करेंगी? हर फैसला व्यक्तिगत पसंद नापसंद या कुछ प्रभावशाली लोगों के कहने पर होगा, नियमों पर नहीं। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो जाएगा। बिल्कुल। और जहां मनमानी होगी वहां झगड़े तो होंगे ही। निश्चित रूप से। ये दूसरी समस्या है, विवाद। जब नियम स्पष्ट नहीं होंगे तो पार्किंग से लेकर कूड़े तक हर छोटी बात एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। और तीसरी और सबसे खतरनाक समस्या है जवाबदेही का अभाव। अगर फंड्स का गलत इस्तेमाल होता है या कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो आप उसे किस आधार पर जवाबदेह ठहराएंगे? कोई लिखित नियम ही नहीं है। ज्यादातर आरडब्ल्यूएज सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत होती हैं। बायलॉज इसी कानून के दायरे में बनाए जाते हैं, जो आरडब्ल्यूए को एक कानूनी ढांचा और वैधता देते हैं। इनके बिना आरडब्ल्यूए कानूनी रूप से बहुत कमजोर होती है। ठीक है, ये तो साफ है कि बायलॉज एक आरडब्ल्यूए की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर ये इतने जरूरी हैं, तो एक अच्छे संविधान की पहली लाइन क्या होनी चाहिए? कहां से शुरू करें? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है उद्देश्य या पर्पस। उद्देश्य? हाँ, बायलॉज की शुरुआत में ही ये बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आरडब्ल्यूए का मकसद क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य निवासियों की सेवा करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना और एक बेहतर सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देना है। और क्या ये भी लिखना जरूरी है कि इसका मकसद क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, ये स्पष्टता बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कोई इसका गलत फायदा न उठाए। बायलॉज में ये भी लिखा होना चाहिए कि ये आरडब्ल्यूए मुनाफा कमाने, किसी पर दबाव बनाने या किसी भी तरह की राजनीति करने का मंच नहीं है। ये नींव है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो आगे के सभी नियम उसी दिशा में बनते हैं। लेकर मैंने बहुत भ्रम देखा है। मैंने सुना है कुछ आरडब्ल्यूए जबरदस्ती सबको सदस्य बना लेती हैं और मेंटेनेंस के साथ फीस भी वसूलती हैं। इस बारे में बायलॉज क्या कहते हैं? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्यता से जुड़े नियम बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। सबसे पहला और सुनहरा नियम है कि सदस्यता पूरी तरह से स्वैच्छिक होनी चाहिए। स्वैच्छिक? जी, किसी को भी सदस्य बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और जैसे सदस्य बनने का अधिकार है, वैसे ही हर सदस्य को आरडब्ल्यूए की सदस्यता छोड़ने का भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इस पर कोई रोक टोक नहीं हो सकती।
क्या सदस्यता में भी अलग अलग श्रेणियां हो सकती हैं? जैसे कुछ लोग ज्यादा सक्रिय होते हैं, कुछ सिर्फ आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं। हाँ, बायलॉज में इसका प्रावधान किया जा सकता है। यह एक अच्छा तरीका है विभिन्न प्रकार के निवासियों को शामिल करने का। सामान्य सदस्य मतलब जनरल मेंबर जो नियमित शुल्क देते हैं, आजीवन सदस्य यानी लाइफ मेंबर जो एक मुश्त राशि देते हैं, और विशेष आमंत्रित सदस्य स्पेशल इनवाइटी जो अपने अनुभव के कारण शामिल किए जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर प्रकार के सदस्य के अधिकार और कर्तव्य, खासकर वोटिंग अधिकार, बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए ताकि कोई भ्रम न रहे। ठीक है, सदस्य तो बन गए, लेकिन असली शक्ति तो उन कुछ लोगों के हाथ में होती है जो आरडब्ल्यू चलाते हैं। मेरा मतलब है एग्जीक्यूटिव कमेटी। यहीं से अक्सर तानाशाही की शिकायतें आती हैं। इस शक्ति के खेल को बायलॉज कैसे नियंत्रित करते हैं? आप बिल्कुल सही जगह पर आई हैं। ये बायलॉज का वो हिस्सा है जहां शक्ति का संतुलन बनाया जाता है। इसमें कुछ बातें बिल्कुल साफ होनी चाहिए। पहली, कमेटी की संरचना, यानी इसमें कितने सदस्य होंगे। दूसरी, उनका कार्यकाल कितना लंबा होगा, जैसे 1 साल या 2 साल। और तीसरी, सबसे जरूरी, चुनाव प्रक्रिया। चुनाव कैसे होंगे? हाँ, चुनाव कैसे होंगे, गुप्त मतदान से या हाथ उठाकर। ये स्पष्ट होना चाहिए ताकि चुनावों में धांधली की गुंजाइश न रहे। लेकिन मैंने देखा है कि कई आरडब्ल्यूएज में एक ही व्यक्ति सालों साल अध्यक्ष या सचिव बना रहता है। इससे तो नए लोगों को मौका ही नहीं मिलता और सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट जाती है। इसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए बायलॉज में 2 मजबूत प्रावधान होने चाहिए। पहला है रोटेशन। रोटेशन एक अच्छा नियम यह है कि हर साल 50% सदस्य बदल जाएं। इससे नए लोगों को मौका मिलता है और नए विचार आते हैं। दूसरा और भी महत्वपूर्ण नियम है कार्यकाल की सीमा या टर्म लिमिट्स। बायलॉज में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि एक व्यक्ति लगातार कितनी बार कोई पद संभाल सकता है, जैसे अधिकतम 2 बार। अच्छा। और ये भी कि दोबारा चुने जाने से पहले कितने समय का ब्रेक लेना अनिवार्य होगा। इसका एकमात्र मकसद यही है कि सत्ता स्थायी न बने। लेकिन क्या रोटेशन से काम में निरंतरता खत्म नहीं हो जाती? हर साल नए लोग आते हैं और पुराने कामों को समझने में ही उनका कार्यकाल निकल जाता है। क्या ये एक समस्या नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ एक संतुलन बनाना पड़ता है। निरंतरता जरूरी है, लेकिन तानाशाही का खतरा उससे भी बड़ा है। इसीलिए 50% रोटेशन का मॉडल अच्छा माना जाता है। इससे 50% पुराने सदस्य नए सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद रहते हैं, जिससे निरंतरता भी बनी रहती है और सत्ता का हस्तांतरण भी होता रहता है। ये लोकतंत्र और स्थिरता के बीच का संतुलन है। तो फिर अंतिम शक्ति किसके पास होनी चाहिए? इस छोटी सी कमेटी के पास या सभी निवासियों के पास? बायलॉज को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम अधिकार हमेशा जनरल बॉडी यानी सभी सदस्यों के समूह के पास हो। जनरल बॉडी? जी। बड़े और नीतिगत फैसले जैसे मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाना, कोई बड़ा निर्माण कार्य करना या नियमों में बदलाव करना, ये सभी फैसले हमेशा जनरल बॉडी की मीटिंग में ही लिए जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम सिर्फ उन फैसलों को लागू करना है, न कि खुद बड़े फैसले लेना। इसे ऐसे समझिए कि कमेटी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, लेकिन संसद नहीं। असली शक्ति हमेशा संसद यानी जनरल बॉडी के पास ही रहनी चाहिए। ये सब तो कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में तो कई बार फैसले बंद दरवाजों के पीछे हो जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि मीटिंग कब हुई और क्या तय हो गया। इस पारदर्शिता की कमी को बायलॉज कैसे रोक सकते हैं? बैठकों को लेकर पारदर्शिता बहुत जरूरी है और इसके लिए बायलॉज में मजबूत नियम होने चाहिए। जैसे मीटिंग की सूचना कितने दिन पहले देनी होगी, 7 दिन, 14 दिन। इसे नोटिस अवधि कहते हैं। फिर आता है कोरम यानी क्वोरम। कोरम वो क्या होता है? मतलब मीटिंग को वैध मानने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। अगर कोरम पूरा नहीं है तो उस बैठक में लिया गया कोई भी फैसला मान्य नहीं होगा, भले ही वहां अध्यक्ष समेत पूरी कमेटी क्यों ना मौजूद हो। अच्छा। मुझे केस याद है जहां एक आरडब्ल्यूए ने मेंटेनेंस चार्ज 30% बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन बाद में एक सदस्य ने उसे चुनौती दी क्योंकि मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था और वो फैसला रद्द करना पड़ा। और अब वो मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं, सबसे ज्यादा अविश्वास होता है, पैसा। फंड्स और खर्चों को लेकर उंगलियां उठती रहती हैं।
इसे पारदर्शी बनाने के लिए बायलॉज में क्या होना चाहिए? क्या अध्यक्ष अकेले 50,000 रुपए का खर्च मंजूर कर सकता है या इसके लिए कोषाध्यक्ष और सचिव की सहमति जरूरी होगी? क्या 1 लाख से ऊपर के खर्च के लिए पूरी कमेटी की मंजूरी लगेगी? ये सब सीमाएं लिखित में होनी चाहिए। और हिसाब किताब की जांच का क्या? क्योंकि गड़बड़ी तो वहीं पकड़ी जाती है। बिल्कुल, बायलॉज में ये अनिवार्य होना चाहिए कि खातों का सालाना ऑडिट किसी बाहरी स्वतंत्र ऑडिटर से करवाया जाएगा। अच्छा, और उस ऑडिट की रिपोर्ट सभी सदस्यों के सामने जनरल बॉडी मीटिंग में रखी जाएगी। यही एक तरीका है जिससे वित्तीय मामलों में विश्वास बनाया जा सकता है। मुझे एक और मामला याद है जहां एक कोषाध्यक्ष ने 2 साल तक एक ही बिल को 4 बार पास करके पैसे निकाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई बाहरी ऑडिट ही नहीं था। ठीक है, पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन अगर कोई नियम तोड़ता ही रहे तो सोसाइटी चलेगी कैसे? अगर कोई बार बार गलत पार्किंग करता है या रात में तेज संगीत बजाता है तो उसे रोकने का क्या तरीका है? क्या RWA उस पर जुर्माना लगा सकती है? बिना जुर्माने के डर के लोग क्यों मानेंगे? ये एक बहुत ही आम और जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब कई लोगों को हैरान कर देता है। सीधा जवाब है नहीं। नहीं, RWA कानूनी तौर पर जुर्माना नहीं लगा सकती। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बायलॉज देश के कानून से ऊपर नहीं हो सकते। जुर्माना लगाने या किसी की बिजली पानी जैसी आवश्यक सेवाएं रोकने का अधिकार RWA को कानून नहीं देता। इसलिए बायलॉज में ऐसा कोई नियम नहीं लिखा जा सकता जो कानून के खिलाफ हो। RWA एक सेवा प्रदाता संस्था है, कोई पुलिस या अदालत नहीं। तो फिर अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए? क्या RWA के पास कोई शक्ति ही नहीं है? शक्ति है, लेकिन वो सामाजिक दबाव और संवाद की है। RWA बार बार नोटिस दे सकती है, सदस्य से बात कर सकती है, और अगर मामला गंभीर हो, जैसे कोई अवैध निर्माण, तो संबंधित सरकारी विभाग में शिकायत कर सकती है। मतलब कानूनी प्रक्रिया का रास्ता अपनाना होगा। हाँ, खुद कानून हाथ में लेने का नहीं। जाहिर है, जहाँ इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं वहाँ विवाद तो होंगे। क्या बायलॉज इसमें कोई मदद कर सकते हैं? बिल्कुल, एक अच्छे बायलॉ में विवाद समाधान यानी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। इससे हर छोटा मोटा झगड़ा सीधे पुलिस या कोर्ट तक नहीं पहुंचता। तो कैसी प्रक्रिया होनी चाहिए? प्रक्रिया इस तरह हो सकती है। पहला कदम, कमेटी आंतरिक रूप से दोनों पक्षों को सुनकर मामले को सुलझाने की कोशिश करे। दूसरा कदम, अगर बात ना बने तो किसी निष्पक्ष मध्यस्थ की मदद ली जाए। और अंतिम विकल्प, अगर मामला फिर भी न सुलझे तब कानूनी प्रक्रिया का रास्ता अपनाएं। और क्या ये नियम पत्थर की लकीर है या समय के साथ इन्हें बदला भी जा सकता है? समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं। बायलॉज एक जीवित दस्तावेज होने चाहिए, पत्थर की लकीर नहीं। और इन्हें बदलने की प्रक्रिया भी बायलॉज में ही बहुत स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। इसमें 3 बातें साफ होनी चाहिए। पहला, बदलाव का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी के पास होगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी खुद से एक कॉमा भी नहीं बदल सकती। ठीक है। दूसरा, इसके लिए एक विशेष बहुमत जैसे 2/3 सदस्यों की सहमति की जरूरत होगी ताकि कोई छोटा समूह अपनी मनमानी न कर सके। और तीसरा, बदलाव का प्रस्ताव लिखित में और उचित नोटिस के साथ ही लाया जा सकता है ताकि सभी सदस्यों को उस पर सोचने और चर्चा करने का पूरा समय मिले। इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि बायलॉज बनाना एक बहुत ही गंभीर काम है। बिल्कुल। इसे बनाते समय सबसे आम और सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो लोग करते हैं? सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है कॉपी पेस्ट बायलॉज। कॉपी पेस्ट? हाँ, लोग इंटरनेट से या किसी दूसरी RWA के बायलॉज उठाकर बिना सोचे समझे, बिना अपनी सोसाइटी की ज़रूरतों को समझे उसे अपना लेते हैं। जो नियम एक 500 फ्लैट वाली बड़ी गेटेड कम्युनिटी के लिए सही है, वो शायद 50 फ्लैट वाली एक छोटी अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो। कॉपी पेस्ट किए गए बायलॉज अक्सर मौजूदा कानून से भी मेल नहीं खाते और अंत में वे समाधान की जगह नए विवादों को जन्म देते हैं। तो फिर एक अच्छे बायलॉ की पहचान क्या है? अगर हमें इसे कुछ शब्दों में समेटना हो तो इसका सार क्या है? अच्छे बायलॉज की 3 मुख्य पहचान है। पहली, वे स्पष्ट और सरल होते हैं। उनमें कानूनी भाषा का जाल नहीं होता। वे छोटे और समझने में आसान होते हैं ताकि हर सदस्य उन्हें पढ़ और समझ सके। दूसरी, वे समानता पर आधारित होते हैं। वे सभी सदस्यों को समान अधिकार और अवसर देते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, वे संतुलन बनाते हैं।
संतुलन। हाँ, वे किसी एक व्यक्ति या समूह को सारी सत्ता नहीं देते, बल्कि एग्जीक्यूटिव कमिटी और जनरल बॉडी के बीच शक्ति का एक स्वस्थ संतुलन बनाते हैं। तो